हेलो स्टूडेंट। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आमंत्रण क्लासेज में मैं शंकर झा स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक समसामयिकी और आधारभूत संरचना से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अभी हाल ही में ये काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसके विभिन्न डायमेंशन और एस्पेक्ट आपके बताएंगे और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सबसे मूल बातें हैं जानना है। तो क्लास शुरू करने से पहले आपको यह बता दें कि आपको अपने YouTube चैनल आमंत्रण क्लासेस पर क्या क्या सुविधाएं मिलती है। इस पर आपको समसामयिक घटनाक्रम का प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से क्वालिटिव मटेरियल मिलता है। दूसरा, आपको सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए भी मटेरियल मिलेगा। और तीसरा, इतिहास और भूगोल ऑप्शनल पेपर से संबंधित भी आपको आने वाले समय में मटेरियल मिलेंगे। और इस संबंध में यदि आप कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्लास से संबंधित जो टाइम टेबल होता है, क्लास PDF होता है, आप यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। अब आप मेरा क्लास मेरे आमंत्रण क्लासेज ऐप पर भी देख सकते हैं, और ये ऐप आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप का लिंक है, इस लिंक के थ्रू भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और आने वाले समय में इस ऐप के माध्यम से आपको क्या क्या सर्विस मिलेगा, तो UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज मिलेगा, जिसमें टेस्ट का एनालिसिस होगा, मॉडल आंसर भी आपको दिए जाएंगे। दूसरा, इतिहास और भूगोल ऑप्शनल पेपर का क्लास लेक्चर मिलेगा आपको। और तीसरा, स्टेट PCS और UPSC में जो सामान्य अध्ययन से संबंधित टॉपिक हैं, उसका भी आपको क्लास लेक्चर मिलेगा। तो यहाँ पर ये मेरा फिर से एक बार मोबाइल नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। और अभी तक यदि आपने अपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके बहुत काम की चीज़ें हैं। और इस वीडियो को अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ। और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए आज के टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और जब हम लोग टॉपिक पर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे टॉपिक का ही। तो उस टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा, जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है, वो हो जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। क्या हो जाएगा? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हो जाएगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हो जाएगा। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जो हम लोग समझेंगे, इसके समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक हम लोग फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के टॉपिक का हम लोग क्या करेंगे, एक सामान्य परिचय लेंगे। परिचय के बाद इसमें जो प्रमुख तथ्य होगा, उस प्रमुख तथ्य को संकलित करेंगे। प्रमुख तथ्य के बाद इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जो विशेषता है, इस विशेषता को समझेंगे। विशेषता के बाद हम लोग देखेंगे कि इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान होगा। अर्थव्यवस्था में योगदान, मूल जो इस टॉपिक का क्रक्स है वो इसी में निहित है, योगदान। और फिर हम लोग इसमें आप निष्कर्ष पर चलेंगे, निष्कर्ष पर। तो इस तरह से इस टॉपिक को समझा जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे कि इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद जो है सो प्रमुख तथ्य इसके बारे में, प्रमुख तथ्य के बाद इसकी जो विशेषता है उसके बारे में, विशेषता के बाद जो अर्थव्यवस्था में इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का योगदान होगा वो, और फिर जो निष्कर्ष होगा वो। देखिए 2 सेकंड का समय लगे। इस तरीके से जब हम किसी टॉपिक का फ्रेमवर्क बना लेते हैं तो ये दिमाग में हमें बैठ जाता है। इसको हम फ्लो चार्ट भी कहते हैं। आप एग्जाम में भी इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये देखने में भी अच्छा लगता है, आपको नंबर भी अधिक मिलेगा, और सिलसिलेवार ढंग से आप इसमें अपना प्रस्तुतिकरण भी कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को पहले समझने के लिए हम छोटा सा एक संक्षिप्त मेमोराइज कर देते हैं कि ये टॉपिक जो है सड़क परिवहन से संबंधित है। ठीक है, यानी कि भारत सरकार अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी बल दे रही है, और उसी के तहत क्या है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण पर फोकस किया गया। काफ़ी तेज़ी से इस पर काम हो रहा है। सड़क परिवहन से है,
अब आप समझ सकते हैं कि ये जो सड़क परिवहन है अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका निभाएगी, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ उसी तरीके से जैसे कभी आप गोल्डन क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ते थे, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, कुछ उसी तरीके से, लेकिन इसकी जो कुछ विशेषताएं होंगी वो बहुत यूनिक है। तो सबसे पहले आपको परिचय कराते हैं। तो ये जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है, इसके बारे में सबसे पहले योजना कब बनाया गया था? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में सबसे पहले योजना 2018 में बनाया गया था और 2019 से इस पर काम है, 2019 से काम चालू है। 2019 से काम चालू, यानी कि जो आरंभिक काम होता है, भूमि अधिग्रहण करना, मटेरियल इकट्ठा करना, ये काम चालू है। अब ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, ये मूल रूप से क्या है कि ये सड़क परिवहन, सड़क मार्ग का निर्माण है, ये सड़क मार्ग का विकास है। और ये जो सड़क मार्ग का विकास है, तो बेसिकली किस प्रकार के सड़क मार्ग का विकास है? तो ये NH के विकास की परियोजना है। NH के नेशनल हाईवे के विकास, नेशनल हाईवे के विकास की क्या है? परियोजना है। हम लोग जानते हैं कि भारत में जो सड़कें होती है ना, वो सड़कें, एक नेशनल हाईवे होता है, एक स्टेट हाईवे होता है, एक डिस्ट्रिक्ट रोड होता है, एक विलेज रोड होता है और एक बॉर्डर रोड होता है। यानी कि भारत में सड़कें 5 प्रकार की होती है। तो ये NH के विकास से संबंधित है। और चूंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, तो जाहिर सी बात है कि इसका मूल उद्देश्य क्या है कि दिल्ली और मुंबई के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। किसके बीच? तो दिल्ली और मुंबई के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। यहाँ पर 2 पॉइंट और क्लू में आपको दे रहे हैं ताकि आप आगे इसके फीचर्स को समझ पाएंगे। परिवहन का जो साधन होता है वो अर्थव्यवस्था में प्रणोदी भूमिका निभाता है। तो परिवहन का, चूंकि सड़क परिवहन का माध्यम है, तो परिवहन के साधन जो होते हैं वो क्या करते हैं? परिवहन के साधन अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं? तो अर्थव्यवस्था में एक तरीके से प्रणोदी, प्रोपोलेंट, प्रणोदी भूमिका निभाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस तरीके से रॉकेट समझते हैं, रॉकेट को काफ़ी तेज़ी से उसका प्रणोदक ऊपर जाने के लिए एनर्जी प्रदान करता है, ठीक उसी तरीके से जो परिवहन का साधन है, चाहे वो रेल परिवहन हो, सड़क परिवहन हो, जलमार्ग परिवहन हो, वायु परिवहन हो, दे ऑल आर प्ले अ वाइटल रोल इन इंडियन इकोनॉमी या किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में निभाता है। तो इसको अर्थव्यवस्था में प्रणोदी भूमिका निभाता है और इसलिए परिवहन के जो साधन होते हैं इसे अर्थव्यवस्था का हम लोग क्या कहते हैं? इसलिए परिवहन के साधन को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में मेरुदंड का काम क्या होता है? बैकबोन का। मेरुदंड का काम हमारे शरीर में शरीर के बैलेंस को बनाए रखना होता है। तो ठीक उसी तरीके से अर्थव्यवस्था में इसका काम क्या होगा कि अर्थव्यवस्था को काफ़ी तेज रफ्तार देना और बैलेंस बनाए रखना परिवहन का काम होता है। इस तरीके से जब हम किसी टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना, तो पढ़ने में भी मज़ा आता है, चेक करने वालों को भी मज़ा आएगा। तो इस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे। अब ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का प्रमुख तथ्य क्या है, वो बिंदु हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। प्रमुख तथ्य क्या है? प्रमुख तथ्य फैक्ट इन फैक्ट के रूप में। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो प्रमुख तथ्य है, सबसे पहला पॉइंट है कि इस एक्सप्रेसवे की जो लंबाई होगी, तो इस एक्सप्रेसवे की जो लंबाई होगी वो 1380 किलोमीटर इस एक्सप्रेसवे की लंबाई होगी। दूसरा है कि किन राज्यों से और संघ शासित प्रदेश से होकर गुजरेगी, किन राज्यों से। तो ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, नाम से ही क्लियर है कि यह एक दिल्ली संघ शासित प्रदेश को गुजरेगी। दिल्ली के बाद ये कहाँ जाएगी? तो दिल्ली के बाद ये हरियाणा में प्रवेश करेगी।
हरियाणा के बाद ये कहाँ प्रवेश कर जाएगी, तो राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। राजस्थान के बाद ये कहाँ प्रवेश कर जाएगी, तो इसका जो प्रवेश है वो मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के बाद इसका जो प्रवेश है वो कहाँ पर है, तो गुजरात में भी है, और गुजरात के बाद ये कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। यानी कि एक यूनियन टेरिटरी, नेशनल कैपिटल रीजन और शेष 5 राज्यों से होकर ये गुजरेगी। तो आपके पीटी में ये प्रश्न आ सकता है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे किन किन राज्यों से होकर गुजरेगी। तो दिल्ली में इस एक्सप्रेसवे की जो लंबाई होगी वो 9 किलोमीटर के आसपास होगी। दूसरा, हरियाणा में जिसकी लंबाई होगी वो 160 किलोमीटर के आसपास होगी। राजस्थान में जिसकी लंबाई होगी वो 374 किलोमीटर के आसपास होगी। मध्य प्रदेश में जिसकी लंबाई होगी वो कितनी होगी, तो 245 किलोमीटर के आसपास होगी। गुजरात में जिसकी लंबाई होगी वो कितनी होगी, 423 किलोमीटर की लंबाई की होगी, और महाराष्ट्र में 171 किलोमीटर की लंबाई होगी। तो सबसे अधिक लंबी कहाँ है, सबसे अधिक। अब इसको लंबाई के क्रम में यदि हम इसे सजा देंगे, तो लंबाई के क्रम में यदि इस एक्सप्रेसवे को सजा देंगे तो सबसे अधिक इसकी लंबाई कहाँ है, तो लंबाई के क्रम में यदि आप इसको सजा देंगे लंबाई के क्रम में। और आरपीएससी वाले इसको ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आने वाले आरपीएससी के प्री में इससे आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले स्थान पर इसमें सबसे अधिक लंबाई कहाँ पर है, गुजरात में। गुजरात के बाद दूसरा स्थान किसका हो जाएगा, तो राजस्थान का, यानी कि दूसरी लंबी ये राजस्थान में होगी। राजस्थान के बाद इसकी लंबाई कहाँ पर हो जाएगी, 245 किलोमीटर है, यानी एमपी में हो जाएगी। एमपी के बाद इसकी लंबाई कहाँ पर हो जाएगी, तो महाराष्ट्र में हो जाएगी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद इसकी लंबाई कहाँ पर हो जाएगी, तो हरियाणा में हो जाएगी। और सबसे कम लंबाई कहाँ पर है, तो सबसे कम लंबाई जो है एनसीआर में है, दिल्ली में है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, सबसे कम लंबी है यहाँ पे, सबसे कम लंबी एनसीआर में। और गुजरात में क्या है, सबसे अधिक लंबी है, सबसे अधिक लंबी है। तो एक प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ये किन किन राज्यों से होकर गुजरेगी। अब ये जो है सो ये एक्सप्रेसवे कुछ प्रमुख केंद्रों को जोड़ेगा। तो जो प्रमुख केंद्रों को जोड़ेगा उसको भी आप ध्यान से देखिए। तीसरा पॉइंट क्या है कि एक्सप्रेसवे द्वारा जुड़ने वाले प्रमुख केंद्र, जुड़ने वाले, इसमें कई सारे औद्योगिक केंद्र होंगे, कई सारे शहर होंगे, कई सारे इकोनॉमिक जो हब है वो होगा। तो इस एक्सप्रेसवे में जो जुड़ेंगे, सबसे पहले आप देखिए कि राजस्थान के सबसे मैक्सिमम जो एरिया है वो जुड़ेगा। तो राजस्थान का कौन कौन जुड़ेगा, कहाँ कहाँ से होकर जाएगा, तो राजस्थान के जयपुर जाएगा, जयपुर के बाद ये कहाँ पर जाएगा, तो ये किशनगढ़ जाएगा, किशनगढ़ के बाद ये कहाँ पर जाएगा, तो अजमेर जाएगा, अजमेर के बाद ये कहाँ पर जाएगा, तो कोटा, कोटा के बाद कहाँ पर जाएगा, तो ये चित्तौड़गढ़ जाएगा, चित्तौड़गढ़ के बाद ये कहाँ पर जाएगा, तो उदयपुर जाएगा, उदयपुर। इतने राजस्थान के शहर को जोड़ेगा। राजस्थान के बाद ये एमपी में कहाँ से होकर गुजरेगा, तो एमपी में ये यहाँ की राजधानी भोपाल जाएगा, भोपाल के बाद ये उज्जैन जाएगा जो एक सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र है, उज्जैन के बाद यह इंदौर जाएगा, इंदौर से होकर गुजरेगा। फिर ये गुजरात में भी कई महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र और शहरों को जोड़ेगा। तो गुजरात में ये अहमदाबाद जो सूती वस्त्र और प्रमुख इंडस्ट्रियल हब है, अहमदाबाद जाएगा, बड़ोदरा जाएगा, और बड़ोदरा के बाद जो है ये सूरत जाएगा। तो देखो आरपीएससी के एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो राजस्थान के किस शहर से होकर जाएगी। तो जरूर आप इसको याद रखना, ये आपके लिए मोस्ट बीबीआई है, आपसे पूछेगा। इसके अलावा जो ये एक्सप्रेसवे जाएगा ये दिल्ली से जो निकलेगी, तो दिल्ली और फरीदाबाद, दिल्ली फरीदाबाद होते हुए
दिल्ली फरीदाबाद और हरियाणा का जो सोहना खंड है, सोहना खंड को जोड़ेगा, सोहना खंड को। और सोहना खंड के गलियारे के साथ साथ ये कनेक्टिविटी देगा किसको, ये कनेक्टिविटी देगा जेबर एयरपोर्ट को देगा। किसको कनेक्टिविटी देगा, जेबर एयरपोर्ट को। और जेबर एयरपोर्ट के साथ साथ महाराष्ट्र में मुंबई के तट के पास जेएलएन बंदरगाह को भी ये कनेक्टिविटी देगा, जेएलएन बंदरगाह को कनेक्टिविटी देगा। तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि प्रमुख जो राजस्थान के सिटी हैं कहाँ कहाँ से, दिल्ली, फरीदाबाद, सोहना खंड, जेबर एयरपोर्ट को और जेएलएन बंदरगाह को भी ये क्या करेगा, कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ये है तीसरा। चौथा जो इस एक्सप्रेसवे के पॉइंट है तथ्यात्मक, वो क्या है कि वर्तमान में ये 8 लाइन का बनाया जा रहा है। वर्तमान में क्या है, वर्तमान में 8 लेन का, यानी कि 4 आने वाला अप 4 डाउन, 8 लेन का क्या है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जिसे भविष्य में बनाया जा रहा है, जिसे भविष्य में क्या किया जा सकता है, जिसे भविष्य में 12 लेन का भी किया जा सकता है, भविष्य में 12 लेन का किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें ट्रैफिक जो जाम होती है, तो 5वां इसमें जो है कि ट्रैफिक जाम कम करने की भी व्यवस्था होगी। ट्रैफिक जाम कम करने की व्यवस्था, कम करने की व्यवस्था होगी, कम करने की व्यवस्था। और ट्रैफिक जाम कम करने की व्यवस्था जो होगी, इसके लिए इस एक्सप्रेसवे में क्या है कि इसमें 21 मीटर चौड़ाई का जो है, इस एक्सप्रेसवे में 21 मीटर चौड़ाई का मीडियन होगा। 21 मीटर चौड़ाई का क्या होगा, मीडियन होगा। तो एक अत्याधुनिक किस्म का ये एक्सप्रेसवे होगा। तो ये इसके कुछ तथ्यात्मक चीजें थी जो आपको ध्यान में रखना है। अब इस एक्सप्रेसवे मार्ग की जो विशेषता है और क्या मुख्य विशेषता होगी, उभर कर आएगी, कैसे ये अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाएगा, वो आप देखिए। तो सबसे पहली इसकी विशेषता है कि देश का पहला 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल क्या है, देश का पहला 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल क्या होगा, ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। देश का पहला ग्रीनफील्ड 8 लेन वाला एक्सप्रेसवे होगा। तो ये तो स्टेटमेंट करके भी आ सकता है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में क्या सही है क्या गलत है। ये दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी 24 घंटा से घटकर क्या हो जाएगी, 24 घंटा से घटकर 12 घंटा रह जाएगी। 24 घंटा से घटकर 12 घंटा रह जाएगी, यानी कि आधा समय आपका बचेगा, रह जाएगी। और जब आधा समय बचेगा तो इसका कहाँ कहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, ये आपको समझना है। तो कहाँ कहाँ पर एक्सप्रेसवे का बेनिफिट मिलेगा, तो वो आप ध्यान से देखिए। सबसे तीसरा क्या होगा, इसमें प्रत्येक 500 मीटर की दूरी पर, इस एक्सप्रेसवे में प्रत्येक 500 मीटर की दूरी पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था होगी। किसकी व्यवस्था होगी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था होगी। इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, यानी कि वर्षा जल संचय की जो तकनीकी होती है वो प्रत्येक 500 मीटर की दूरी पर इसमें होगी। फिर एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ, जो ये एक्सप्रेसवे मार्ग होगा, एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ जो होगा, दोनों तरफ 40 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। 40 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। और ये जो 40 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे, इसका कहाँ पर इम्पैक्ट जाएगा, क्या होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। चौथा हुआ। पांचवा क्या होगा, इसका जो विशेषता है, तो पांचवी जो विशेषता इसकी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी,
तो पांचवी जो इसकी विशेषता हो जाएगी वो क्या विशेषता हो जाएगी कि प्रत्येक साल 32 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी। पांचवी विशेषता कि प्रत्येक साल 32 करोड़ लीटर आप अंदाज लगा सकते हैं। 32 करोड़ लीटर से अधिक किसकी बचत होगी? से अधिक ईंधन की बचत होगी। ईंधन की बचत होगी। ये पांचवी। छठी जो इसकी विशेषता है वो क्या है कि प्रत्येक साल 85 करोड़ किलोग्राम, प्रत्येक साल 85 करोड़ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। CO2 उत्सर्जन में क्या होगी? कमी आएगी। CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी। तो ये क्या इन्वायरमेंट को करेगा, कितना बेनिफिट पहुंचाएगा, ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। सातवां जो इसका पॉइंट है वो क्या है कि एशिया का ये पहला एक्सप्रेसवे है। एशिया का पहला और विश्व का दूसरा एक्सप्रेसवे है। विश्व का क्या है? दूसरा एक्सप्रेसवे मार्ग है। विश्व का दूसरा एक्सप्रेसवे है। विश्व का दूसरा एक्सप्रेसवे है जिसमें वन्य जीवों के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, जिसमें वन्य जीवों के लिए क्या होगा? वन्य जीवों के लिए आवाजाही की सुविधा होगी। वन्य जीवों के लिए आवाजाही की क्या होगी? सुविधा होगी। और वन्य जीवों के आवाजाही की जो सुविधा होगी इसके लिए क्या होगा? बाईपास बनाया जाएगा। और ये जो बाईपास सुरंग बनाया जाएगा 2 8 लेन के सुरंग होंगे। इसमें क्या होंगे? 2 8 लेन के सुरंग होंगे। 2 8 लेन के सुरंग। और ये जो 2 8 लेन के सुरंग होंगे ये कहाँ पर बनाए जाएंगे? तो ये जो 2 8 लेन के सुरंग होंगे, एक राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स के पास, मुकुंदरा अभ्यारण्य के नीचे से, मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य, यहाँ नीचे से बनाया जाएगा। और दूसरा जो ये बनाया जाएगा महाराष्ट्र में जो पर्यटन स्थल है माथेरान पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के नीचे से, माथेरान पर्यावरण संवेदनशील इको सेंसिटिव जोन के पास, माथेरान पर्यावरण संवेदनशील जोन के पास। तो ये फिर से क्या है कि RS के एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। मुकुंदरा हिल्स के बारे में ये पूछा जाएगा। तो ये इस जो एक्सप्रेसवे है इसकी विशेषता क्या क्या है? तो देश का पहला 8 लेन का एक्सप्रेसवे है जो कंट्रोल एक्सेस ग्रीनफील्ड होगा। 24 घंटे से घटकर 12 घंटे का डिस्टेंस रह जाएगा दिल्ली मुंबई के बीच। प्रत्येक 500 मीटर के डिस्टेंस पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था। दोनों तरफ जो है वो 40 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। प्रत्येक साल 32 करोड़ लीटर से अधिक ईंधन की बचत होगी। प्रत्येक साल 85 करोड़ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन कम होगा। एशिया का पहला और विश्व का दूसरा एक्सप्रेसवे है जहां पर वन्य जीवों की आवाजाही की सुविधा होगी। और इसके लिए 2 अंडरपास बनाए जाएंगे, एक मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में और एक महाराष्ट्र के माथेरान में जो इको सेंसिटिव जोन है वहां पे। अब है कि ये जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, इस एक्सप्रेसवे का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान होगा या इसका हम अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान सुनिश्चित करेंगे? अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान होगा, कैसे? तो देखो, परिवहन का मार्ग है। अभी जितना भी विशेषता वाला पॉइंट आया है उसी से आप इसको बताएंगे। तो जब परिवहन के साधन कहीं पर बेहतर होते हैं तो सबसे पहले आपको क्या होती है? समय की बचत होती है। आपने देखा है कि जो डिस्टेंस है वो 24 घंटे का दूरी घटकर 12 घंटा, समय की बचत होगी। जाहिर सी बात है कि समय की बचत होगी
तो इसका दूसरा लाभ क्या होगा कि वस्तु और जो सेवा होता है, सर्विस और गुड्स, वस्तु एवं सेवाओं की जो आपूर्ति होती है वो जल्दी होगी। वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति क्या होगी, तो वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति त्वरित होगी, क्योंकि 12 घंटे का डिस्टेंस कम है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरा इससे क्या होगा कि चूंकि ये जो बढ़ेगा तो रोजगार के क्या होंगे, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, रोजगार के नए अवसर क्या होंगे, सृजित होंगे। कम से कम यह उम्मीद लगाया गया है सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा कि 5 लाख रोजगार के अवसर इसमें सृजित होंगे। चौथा क्या है कि जो औद्योगिक लागत है वो कम हो जाएगी। औद्योगिक लागत क्या है, औद्योगिक लागत कम होगी। क्यों होगी औद्योगिक लागत कम, तो चूंकि वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति जल्दी होगी तो परिवहन कॉस्ट कम हो जाएगा, और परिवहन कॉस्ट कम होने से औद्योगिक लागत कम हो जाएगी। न केवल औद्योगिक लागत कम होगी बल्कि इसके बन जाने से इन राज्यों में क्या होगा, औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। क्या होगा, औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलेगा, औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। औद्योगिकरण के प्रोत्साहन के साथ साथ क्या है कि छठा जो सबसे प्रमुख है कि पर्यावरण पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण का सतत विकास होगा, क्योंकि कितना कार्बन कम उत्सर्जन होगा, कितना पेट्रोल डीजल का कम दहन होगा, ये आपको आंकड़ा बताए हैं। तो पर्यावरण का सतत विकास होगा। पर्यावरण का सतत विकास क्यों होगा, क्योंकि हम ईंधन की क्या होगी, ईंधन की बचत होगी, पेट्रोल और डीजल का बचत होगा। इस पर भी पॉइंट 8 7वां पॉइंट और इलेबरेट होगा, जो आपको 8वां क्या होगा कि कार्बन उत्सर्जन कम होगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा। और जाहिर सी बात है कि कार्बन उत्सर्जन कम हो, पर्यावरण का सतत विकास हो, तो 9वां कहाँ पर ये चला जाएगा, ये इसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कहाँ पर, तो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव होगा। स्वास्थ्य पर क्या होगा, अनुकूल प्रभाव होगा, क्योंकि हमारे यहाँ अनुकूल प्रभाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम हो जाएगी। क्योंकि आज भारत में वायु प्रदूषण इतना विकट स्थिति में है कि लंग से संबंधित बीमारी, किडनी से संबंधित बीमारी और आंख से संबंधित बीमारियों से लाखों करोड़ों लोग ग्रसित हैं। तो स्वास्थ्य पर इसका अनुकूल प्रभाव होगा। और देखो, यदि हम पेट्रोल डीजल की खपत कम करते हैं, ईंधन की बचत होगी, तो ये और कहाँ कहाँ भारत को, हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभाव करेगा, बेनिफिट पहुंचाएगा। तो ईंधन की बचत होगी तो इसका हमें प्रभाव कहाँ मिलेगा, लाभ, कि आयात पर से हमारी निर्भरता कम होगी। आयात पर क्या होगा, आयात पर निर्भरता कम होगी, क्योंकि हम पेट्रोल और डीजल के लिए क्या है, मुख्य रूप से आयातों पर निर्भर हैं। जाहिर सी बात है कि अब देखो यहाँ से जो लिंक निकलेगा उसको आप यदि समझना चाहते हैं तो समझो कि हमारी आयात पर से निर्भरता कम होगी, तो जाहिर सी बात है कि तेल आयात पर भारत सरकार सब्सिडी देती है, तो जाहिर सी बात है क्या है कि सब्सिडी कम देना होगा, सब्सिडी कम देना होगा। और जाहिर सी बात है कि यदि भारत सरकार को पेट्रोलियम कंपनियों को सब्सिडी कम देना होगा तो इसका सीधा प्रभाव कहाँ जाएगा कि हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो संतुलित होगा। राजकोषीय घाटा क्या होगा, राजकोषीय घाटा संतुलित होगा। तो एक फैक्टर कहाँ तक हमें बेनिफिट पहुँचाएगा ये हमें देखना है। फिर आपका ईंधन की बचत होगी, ये इस डायमेंशन में जाएगा। कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे, स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इसका 10वां पॉइंट जो और आपको बेनिफिट मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, तो हम जो INDC गोल है, जो हमारा 10वां पॉइंट हो जाएगा, INDC लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। INDC लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल। ये INDC लक्ष्य क्या है हमारा, तो ये इसको हम लोग इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कहते हैं, जो बेसिकली 2015 में
पेरिस जलवायु समझौते के समय अपनाया गया था, पेरिस जलवायु समझौते के समय। और ये जो पेरिस जलवायु समझौते के समय अपनाया गया था, इसमें भारत के 3 टारगेट हैं। INDC गोल्स में भारत के 3 टारगेट हैं। क्या क्या टारगेट हैं? तो 2030 तक जो है भारत को एक तरीके से 2.5 से लेके 3 अरब टन कार्बन सिंक क्षमता का विस्तार करना है। कार्बन सिंक कैपेसिटी विकसित करनी है। कार्बन सिंक क्षमता का क्या करना है? कार्बन सिंक क्षमता का विस्तार करना है। तो ये हमें कहाँ से मिलेगा? तो आपने देखा, आपको बताया विशेषता में या फैक्ट में कि 40 लाख वृक्ष लगाए जाएंगे। तो ये जो 40 लाख वृक्ष लगाए जाएंगे, ये क्या होता है? जो वायुमंडलीय कार्बन होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान वनस्पति उसे खर्च करती है, इसलिए वनस्पति कार्बन सिंक करने का काम करता है। तो हम अपने इस टारगेट को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि इतने ही समय तक 2030 तक क्या है कि भारत को कुल ऊर्जा उत्पादन में 40% नवीकरणीय ऊर्जा की भागीदारी करनी है। 40% क्या करनी है? नवीकरणीय ऊर्जा की भागीदारी। नवीकरणीय ऊर्जा की भागीदारी, तो हम इस तरफ भी बढ़ेंगे। और इतने ही समय तक हमें क्या करना है कि 33% से लेके 35% तक CO2 उत्सर्जन में कटौती करनी है। CO2 उत्सर्जन में क्या करना है? CO2 उत्सर्जन में कटौती लाना है। तो निसंदेह ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में समय कम हो जाने से और दूसरा वृक्षारोपण हो जाने से जो हमारा ईंधन का बचत होगा, जो हम कार्बन सिंक कैपेसिटी विकसित कर लेंगे, जो कार्बन का उत्सर्जन कम होगा, जो आपको आंकड़ा बताया है, निसंदेह ये तीनों चीज़ें हमें पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के, पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के जो हमारे INDC लक्ष्य हैं, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, हम इसे प्राप्त करने में सफल होंगे, इसकी ओर अग्रसर हो जाएंगे। कुल मिलाकर अर्थ ये निकलता है कि इससे अर्थव्यवस्था का धारणीय और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। धारणीय और समावेशी विकास को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, ये तो आपका निष्कर्ष हो जाएगा, जो निष्कर्ष मैंने दिया है यहीं से आप लेंगे। लेकिन यहाँ पर यह है कि ये जो परियोजनाएं हैं, ये दिल्ली मुंबई का है। ये राज्य जिन राज्यों से होकर जा रहे हैं, ये राज्य अभी भी अन्य राज्यों की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, निवेश हो, विकास के पेरीमीटर्स हो, उन पर ही अग्रसर हैं। भारत सरकार को यह कोशिश होनी चाहिए कि यदि हम समावेशी भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो इस तरह के प्रोजेक्ट कुछ पूर्वोत्तर राज्य में हो, पर्वतीय राज्य में, मैदानी राज्यों में भी हो, ताकि दिल्ली से पूर्वोत्तर के राज्यों की कनेक्टिविटी बढ़े, ताकि वहाँ पर अलगाववाद जो है, पृथकतावाद जो है, उस पर भी हम अंकुश लगा सकें, उन राज्यों के विकास के मुख्य धारा से जोड़ सकें और एक समावेशी भारत का निर्माण हो सके। तो कुछ इस तरह का यदि आप निष्कर्ष देंगे तो मुझे लगता है और अच्छा लगेगा कि हम एक समावेशी भारत का निर्माण करना चाहते हैं। समावेशी भारत का निर्माण, तो हमें और क्या करने की ज़रूरत है, वो 2 लाइन थोड़ा सा सुझावात्मक हो जाए तो फिर मज़ा आ जाएगा। तो ये था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आने वाले समय में देखिए इसे कोरिलेट करके आपके मेंस में भी पूछा जा सकता है, पीटी में भी यहाँ से फैक्ट इन फैक्ट करके कुछ स्टेटमेंट करके, जो आरएस का एग्ज़ाम है, जो यूपीपीसीएस का है, जो बिहार का है, कहीं भी आपसे ये पूछा जा सकता है। इसको ज़रूर देखिए, पूरे तक नोट्स बना लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से क्लास का लिंक आपके ऊपर आपके मोबाइल में पहुंच जाए और आप आसानी से इसको देख सकें। तो सभी को वॉच करने के लिए थैंक यू है। ज़रूर हम लोग फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।